बोन्स हेल्थ में, यानी कि हड्डियों और जोड़ों की तरफ। हमारे शरीर में हम जितने भी मूवमेंट करते हैं, हम बैठते हैं, हम उठते हैं, हम चलते हैं, मैं हाथ यूज कर रही हूँ, ये सब किस वजह से हो रहा है? हड्डियों के वजह से। जरा सोचो, किसी ने आपके शरीर से हड्डियां खींच ली तो क्या होगा? स्ट्रक्चर रहेगा, बोरी की तरह पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे कि नहीं? राइट। किसी काम के नहीं, रेंगने की नौबत आ जाएगी, इतना बुरा हाल हो जाएगा अगर हमारे शरीर से किसी ने हड्डियां खींच ली। तो हड्डियां इतनी जरूरी है, बहुत जरूरी। अब पर हड्डियों का ख्याल कौन रखेगा? बहुत मेहनत का काम है, छोड़ो ना, जब तक चल रहा है चल रहा है, जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे। जब हम पैदा होते हैं हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, किसी की 209 भी है। आप जानते हैं जब हम पैदा होते हैं, जैसे हम पैदा हुए उस टाइम पे हमारे शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, जब हम जस्ट पैदा होते हैं। तो जब हम बड़े होते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हम बढ़ रहे हैं, तो वो सारी हड्डियां बढ़ती हैं, जुड़ती हैं और कितनी हो जाती है? 206 हो जाती हैं। यानी कि अभी हम सबके शरीर में 206 हड्डियां हैं, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो होता है 300 हड्डियों के साथ। यानी कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। और हमारे शरीर में वो कौन सा पार्ट है जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं? हिंट भी दे रही हूं मैं, हाँ, सबसे ज्यादा हम इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ लेते हैं, यूज बहुत करते हैं। फिंगर्स है, इसको भी हम अच्छे से मोड़ लेते हैं। आप जानते हैं इतने से हाथ में, हथेली की अगर सिर्फ बात करूं यहाँ तक, इतने से हाथ में कितनी हड्डी होती है? 27, इतने से हाथ में। तो दोनों हाथों के मिला दो तो कितनी हो गई? 54, यानी कि 54 हड्डियां तो आधी ले गए, इतनी ऑलमोस्ट आधी। उसके बाद हमारे फुट में, यानी हमारे पंजा जो होता है उसमें होती है 25 से 26 हड्डी एक पंजे में। तो यानी कि अगर लगभग 100 के आसपास तो हमारे हाथ और हमारे पंजे लगे, बाकी बची कुछ ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड बन गई, हिप बोन बन गई, हमारे जो मेन आर्म्स वगैरह ये सब बन जाती है। यानी कि इतनी सारी बोन्स है जिसका हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि आप किसी ने आर्थराइटिस के बारे में सुना है? गठिया सुना हुआ है सबने। ये प्रॉब्लम आप जानते हैं पहले कब हुआ करती थी? 40 साल के बाद। मुश्किल ही होता था कोई जो 40 साल के पहले इस बीमारी के साथ होता था, मुश्किल। और 40 साल के बाद भी जरूर नहीं, अगर आप 41 के आज हो गए तो आज से आर्थराइटिस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 40 साल के बाद भी ऐसे काफी लोग थे जिनको प्रॉब्लम नहीं होती थी, 40 साल के बाद ज्यादातर देखी जाती थी। लेकिन आज इस टाइम पे मेरे पास 26 साल के, 27 साल के, 30 साल के लोग आते हैं कि मेरे को घुटने में दर्द है। मैं पूछती हूँ आपने कोई टेस्ट करवाया? जिन्होंने करवाया होता है उन्हें पता होता है आर्थराइटिस है, आधे ने करवाया ही नहीं होता, उन्हें बस इतना पता होता है कि मेरी हड्डियों में दर्द है। जब मैं उनको बोलती हूँ कि जाकर एक RF फैक्टर वाला टेस्ट करवा लो, आर्थराइटिस का टेस्ट करवा लो, तो मैक्सिमम केसेस में वो पॉजिटिव आ रहा है। सोचो 26 साल, 30 साल कितनी होती है? 25 साल में तो शादी होती है, उसमें 26 साल में आप आर्थराइटिस लेके बैठ जाओ। इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल हड्डियों की। हड्डियों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत। अब आपके पास कोई आ गया, मेरे जोड़ों में दर्द है, अब आप कैसे पहचानोगे कि इसको आर्थराइटिस है कि नहीं? इसके कुछ सिम्टम्स जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप उसका जोड़ा देखोगे वो हल्का रेड कलर का होगा, रेडनेस होगी, लालपन होगा उसके जोड़ों में। उसके बाद वार्म, अगर आप उसको टच करोगे तो गर्म होगा, जैसे आप, क्योंकि वहां पे जलन रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है, दर्द रहता है, तो वहां पे गर्माहट होगी। और लास्ट है स्वेलिंग, यानी कि सूजन होगी। अगर आपके पास कोई आता है उसके पास ये तीनों सिम्टम्स, इसमें से अगर एक या दो सिम्टम्स भी है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसको शायद आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। और जानते हैं जैसे आर्थराइटिस होता है वो क्या पकड़ता है? सीधा हमारे मेजर जॉइंट्स को पकड़ता है, सीधा मेजर। सबसे पहले पकड़ लेता है नीज, यानी कि सबसे पहले हमारा चलना फिरना बंद कराता है। पहले तो बैठ एक जगह, बाकी तेरी हड्डियां बाद में पकड़ूंगा। सबसे पहले हमारे घुटने पकड़ लेता है। उसके बाद हमारे हाथ, जो कि हम बता सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद पहले बैठाया, फिर बैठना भी बंद कर दिया, हिप्स भी पकड़ लिए, फिर आपके पंजे, फीट और फाइनली आपकी स्पाइन, सब बंद कर दिया। यानी कि मेजर सारे जॉइंट्स जो कि आपको चाहिए थे वो सारे उसने खत्म कर दिए। तो आर्थराइटिस को जितना टाइमली ट्रीट किया जाए उतना ही जरूरी है। अब बात हो रही है आर्थराइटिस की, तो इसमें हमने एक सप्लीमेंट लॉन्च किया है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन से मैंने एक प्रॉब्लम देखी है
गैसेस के आगे लोग देखते हैं ग्लूको, तो क्या समझते हैं किसके लिए? डायबिटीज शुगर के लिए है। इसके नाम से बड़ा कंफ्यूजन होता है। ग्लूकोसामाइन का शुगर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप डायबिटीज वालों को दे नहीं सकते, आप दे सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोच के दोगे कि अच्छा तेरी शुगर बढ़ी हुई है, ग्लूकोसामाइन ले शुगर कंट्रोल हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये शुगर को कम ज्यादा नहीं करती, दे सकते हो, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो कभी भी शुगर वालों के साथ कंफ्यूज नहीं करना। अब ग्लूकोसामाइन की बात करने से पहले मैं ये बात कर रही हूँ कि हमारा एक नॉर्मल जॉइंट होता कैसे, एक हेल्दी जॉइंट कैसे होता है। ऐसे दो हड्डियां जुड़ी रहती हैं, दो हड्डियां ऐसे जुड़ी हुई हैं, आसपास ऐसे दोनों हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज, सॉफ्ट हड्डी जो हमारे कानों में भी होती है, जो मोड़ी जा सकती है, ये हड्डी ने एक परत बना रखी है दोनों हड्डियों के ऊपर, और आसपास है फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं आम भाषा में। तो ये हड्डियां हैं, इनके ऊपर कवरिंग है, आसपास ग्रीस है, तो क्या हो रही है? मूवमेंट अच्छे से हो रही है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी दर्द के हम चल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हाथ वाथ मूव कर रहे हैं, कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे जॉइंट स्वस्थ है। ये स्वस्थ जॉइंट के बारे में मैंने बताया। अब आर्थराइटिस में क्या होता है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा जो ग्रीस है वो क्या होता है? कम होने लगता है। अब घर की कुंडियों में अगर कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक तेल न डालो तो क्या होता है? आवाज आती है, बहुत तगड़ी आवाज आती है। ठीक वही हमारे जोड़ों के साथ होता है, क्योंकि हमारी जो ग्रीस है वो कम हो रही है, तो हमारे जो जोड़े हैं वो क्या करते हैं? क्योंकि ग्रीस कम हो गई है तो मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाती, आराम से नहीं हो पाती, और हमारा जो कार्टिलेज की बता रही सॉफ्ट हड्डी, जो लेयर बना रखी है जिसमें हमारी हड्डियों के ऊपर वो आपस में टकराने लगती है, और क्योंकि जब वो टकराएगी तो आवाज तो करेगी, और जब वो आवाज करती तो आपके पास काफी लोग आएंगे कि मेरी हड्डियों से, मेरे जोड़ों से आवाज आ रही है लेकिन दर्द नहीं है, दर्द नहीं होता मेरे को, बस आवाज आती है, बाकी सब ठीक है। तो कोई आपके पास ऐसे आ रहा है तो उसको बोलिए कि देख भाई, पहले पड़ाव पे तू पहुंच गया है, इससे पहले ये आगे बढ़े, यहीं पे शुरू हो जा, अपने घुटनों का ख्याल रखना। और भी आपके पास कुछ केसेस आएंगे इस पहले पड़ाव को लेके। कुछ लोग बोलेंगे वैसे मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कहीं बैठ जाऊं फिर उठूं तब दर्द होता है। ये भी इसलिए होता है क्योंकि ग्रीस कम हो गई है, आपके जो जोड़े हैं जॉइंट्स उसमें अकड़न आ रही है, स्टिफनेस आ रही है। एक और पीस आपके पास आ सकता है, वो बोलेंगे मेरा हाथ है, मैं यहाँ तक भी मोड़ पाता हूँ, इससे आगे नहीं मोड़ पा रहा, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ तो बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं आप इसको सिम्टम्स में काउंट कर सकते हो। अब ये रहे पहले पड़ाव के सिम्टम्स, जब ग्रीस कम हो रहा है, मोड़ा नहीं जा रहा, एक जगह एक पोजीशन में बैठ जाओ तो दर्द हो रहा है और आवाज आ रही है, ये पहला स्टेप। अब इस टाइम पे लेकिन ध्यान नहीं दिया क्योंकि दर्द नहीं हो रहा, तो मैं क्यों ध्यान दूं, जब दर्द होगा तब देखूंगा। तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी कार्टिलेज टकराती रही, बेचारी, वो तो सॉफ्ट बोन है, मुलायम हड्डी है, वैसे इतनी सॉफ्ट रहती है, वो घिसते 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 एक टाइम आएगा जब वो खत्म हो जाएगी, आएगा आ जाएगा, क्योंकि छोटी सी है, पतली है, वो घिसते 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 खत्म हो जाएगी। अब क्या टकराएंगी? हड्डियां टकराएंगी, और जिस दिन हड्डियां टकराती है मुंह से बड़े जोर की आवाज आती है, दर्द हो गया। घुटना आपसे बोलता है कि देख भाई, इतने दिनों से आराम से तुझसे बात कर रहा था, धीरे धीरे कुछ कर ले, तकलीफ हो रही है, कुछ शुरू हो रही है प्रॉब्लम, ध्यान दे मुझ पे, कुछ कर ले, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। तो अब मैंने जब जोर की बोला तुझे, तब सीधा नी रिप्लेसमेंट के लिए चला गया, 5-10 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हो गया। जब मैं आराम से बात कर रहा था तब क्यों नहीं सुना? इसलिए आपकी बॉडी हर वक्त आपसे बातें करती है, सुनना बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास कभी भी कोई जॉइंट्स के पेशेंट्स आते हैं, आपको बोलते हैं दर्द हो रहा है, ऐसे आवाज आ रही है, अकड़न आ रही है, उन सब में ग्लूकोसामाइन जरूर रिकमेंड करें। अभी ग्लूकोसामाइन काम कैसे करता है, जो मैंने बताया नॉर्मल मैकेनिज्म, इसमें ग्लूकोसामाइन कैसे काम करता है। ग्लूकोसामाइन अकेले काम नहीं करता, उसका एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा जिगरी दोस्त है, कॉन्ड्रोइटिन, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों ने क्या किया, अपने अपने काम बांट दिए, देख भाई तू ये कर, मैं ये करता हूँ, दोनों अपना अपना काम अच्छे से करेंगे। तो इसमें जो मैं बता रही थी ग्रीस कम हो जाती है, जो मैं साइनोवियल फ्लूइड की बात कर रही थी, उसको स्टिमुलेट करता है, उसकी प्रोडक्शन करता है ग्लूकोसामाइन, हमारी ग्रीस बना रहे ग्लूकोसामाइन। और दूसरा मैं बता रही थी कार्टिलेज जो घिस के खत्म हो जाती है, उसकी
रिपेरेशन यानी इसको फिर से बनाता है कॉन्ड्रोइटिन। तो कॉन्ड्रोइटिन आपके कार्टिलेज पे काम कर रहा है और जो ग्लूकोसामाइन है वो आपके फ्लूइड पे काम कर रहा है। तो जब आपका फ्लूइड वापस आ गया, आपकी जो कार्टिलेज है वो वापस बन गई, तो जोड़ा वापस से स्वस्थ हो जाएगा। Yes. अच्छे से हो जाएगा। इससे मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि जब भी आप किसको रिकमेंड करते हो, आपने रिकमेंड कर दिया, उनको समझा दिया, 15 दिन बाद आपको फोन वापस आता है, यार 15 दिन से ले रहा हूँ, दर्द तो नहीं जा रहा, 15 दिन से ले रहा हूँ, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो उनको ये जरूर बोलेगा कि ये प्रोसेस रात में होने वाला या महीने भर में होने वाला बिल्कुल नहीं है। आपका वापस से फ्लूइड बनाना है भाई, इस हड्डी को वापस से रीजनरेट करना है। ये महीना भर 2 महीने में नहीं होगा, इसका रिजल्ट आते आते 6-6 महीने लग जाते हैं। मैंने देखा है 6-6 महीने, लेकिन जॉइंट स्वस्थ होता है। टाइम ज्यादा लगेगा इसमें, इसलिए पहले ही रिकमेंड करते हैं, उनको बोल दीजिएगा 15 दिन, महीना भर में अगर आप सोच रहे हो कि एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, तो ये नहीं है। जो हमारा घुटना है वो भी रातों रात खराब नहीं हुआ, वो सालों से धीरे धीरे खराब हुआ है। तो कम से कम उसका आधा वक्त तो लेगा वापस ठीक होने को, लेगा कि नहीं? लेगा। रातों रात कुछ नहीं होने वाला। तो उनको पहले बोल दीजिए धैर्य रखिए और इसको कंज्यूम करते रहिए। विद इन 3 मंथ 6 मंथ धीरे धीरे आपको उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया था ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम के साथ एक और सप्लीमेंट देना, कौन सा था? फ्लैक्सीड। अरे वाह, मैं बीच में जो क्वेश्चन पूछती रहूंगी। तो मैंने जैसे कि बताया कि ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोइटिन काम कैसे करते हैं, इसकी डोसेज देखते हैं। एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप आसानी से ले सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और मिनिमम इसको जिसको भी रिकमेंड करो 6 महीने मिनिमम लो। वैसे हम 3 महीने बोलते हैं, लेकिन ग्लूकोसामाइन के साथ मैं खुद 6 महीने ही रिकमेंड करती हूँ। 6 महीने आराम से लगते हैं अच्छे बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। अब बात होगी कैल्शियम की। यहाँ कितने लोग 1 गिलास दूध डेली पीते हैं? 1 गिलास, एक में इतने कम हाथ खड़े हुए हैं। अच्छा 2, 3, 4, टाइम नहीं है, 4 तक 4 हाथ भी नहीं बचे, सिर्फ 2, 3। बाकी लोग क्यों नहीं पीते? वही मैंने देखा 1 गिलास में भी हाथ नहीं खड़े हुए थे। टेस्ट नहीं अच्छा लगता। यहाँ से मैं सुन रही हूँ चाय पी लेते हैं, दूध खराब आ रहा है। ये मैंने भी कंसेप्ट सुना हुआ है। जैसे मैं पूछती हूँ आप दूध नहीं पीते हो, तो दूध आपको बॉडी कहाँ से लेगी, कैल्शियम कहाँ से लेगी? तो वो क्या कहते हैं, हम दूध नहीं पी पाते 1 गिलास, लेकिन दिन की 4-5 चाय हो जाती है और हर चाय में 50-50 ml दूध तो डलता है। तो 4-5 गिलास अगर मिला लो तो कितना हो गया? 200 से 250 ml, यानी कि 1 गिलास हो गया। आप जानते हैं जिस वक्त आप दूध में चाय पत्ती डाल देते हैं, आप उसका कैल्शियम वहीं खत्म कर देते हैं, रोक देते हैं। अगर आप सोच रहे हो चाय वाले दूध का आपको कैल्शियम मिल रहा होगा, तो भाई अब तक आपको कैल्शियम मिला ही नहीं। चाय वाले दूध से कैल्शियम नहीं मिलता। चाय में टैनिन्स होते हैं जो कि कैल्शियम को वहीं रोक देते हैं। अगर आपको दूध का एक्चुअल फायदा चाहिए तो अलग से दूध पीना पड़ेगा। चाय वाला बिल्कुल भी नहीं गिरना, बिल्कुल नहीं। और मैंने यहाँ देखा 1 गिलास में इतने कम हाथ खड़े हुए थे, हार्डली 30% हाथ खड़े हुए थे। तो भाई कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? कैल्शियम किन चीजों से मिलता है? दूध, दही, पनीर। यानी जैसे मैंने बोला कैल्शियम सबको सफेद दिखने लग जाता है। इतनी सफेद चीजें बोल दो एक ही बारे में, दूध, दही, आलमंड्स, पनीर, सारा व्हाइट चीजें बोल दो। आप जानते हैं तो कह रहे चावल से भी मिलता होगा। तो बात हो रही है कैल्शियम की। आप जानते हैं 1 गिलास दूध से मैंने क्यों शुरू किया? क्योंकि 1 गिलास दूध ये ज्यादातर हम सब डाइट में डेली ले सकते हैं और लेना चाहिए भी। लेकिन 1 गिलास दूध भी हमें कितना mg कैल्शियम देता है? 150 से 200 mg बस। और हमें डेली का चाहिए कितना? 1000 से 1200 mg। यानी कि हमें चाहिए इतना और हम ले रहे हैं इतना, सिर्फ इतना सा। और क्योंकि हम ले नहीं रहे तो क्या हो रही है? हड्डियां कमजोर हो रही है। आप जानते हैं कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं चाहिए होता, और भी मैंने बताया था बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारी मसल्स के काम करने के लिए, हमारे बॉडी में हार्मोन्स को निकालने के लिए, एंजाइम्स को निकालने के लिए, अपनी रिएक्शन करने के लिए, सब चीजों के लिए कैल्शियम हमें चाहिए होता है। और जैसे ही हम कैल्शियम खाते हैं उसका 99% कहाँ जाता है? अपने घर में। कौन सा उसका घर? हड्डियां और दांत। ये 2 जगह है जो कि कैल्शियम का घर है हमारे शरीर में। अब जैसे हमने कैल्शियम खाया, हमने जो भी कैल्शियम था हमने खाया, फटाफट
99% गया अपने घर में, हड्डियों में गया, आधा दांतों में गया, बचा कितना? 1%, ओनली 1%। वो जो 1% है वो मैंने बताया हार्मोन्स, एंजाइम्स, मसल्स, ये सब उसको यूज करती हैं अपने डेली के काम करने के लिए। अब क्योंकि आप तो कैल्शियम खा ही नहीं रहे हो, आपके डाइट में तो कैल्शियम है ही नहीं, लेकिन शरीर क्या कह रहा है? मुझे देख भाई 1% चाहिए, लेकिन चाहिए। तू खाना खा, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे अपने बाकी के काम करवाने, मेरे को तो चाहिए। तो वो कहां से लेगा? हड्डियों से, कैल्शियम के गोदाम से, उसके घर से। क्या करेगा वो? 1% डेली लेगा, खींच लेगा। इसको कहते हैं लीच आउट प्रोसेस। क्योंकि जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है और आपकी बॉडी को ये पता चलता है कि इसके पास कैल्शियम नहीं है और उसको अपने काम करने, तो फटाफट जाता है आपकी हड्डियों के पास और 1% कैल्शियम उसमें से खींच लेता है, निकाल लेता है और अपने काम कर लेता है। अब आपने नहीं लिया कैल्शियम, आज नहीं लिया, आपकी बॉडी ने 1% खींच के अपना काम कर लिया। कल भी नहीं लिया, आपकी बॉडी ने फिर से 1% खींचा, अपना काम कर दिया। उसके बाद भी नहीं लिया, उसके बाद फिर आपकी बॉडी ने 1% निकाला और अपना काम कर लिया। ये महीना भर, साल भर में भी शायद आपको इतना ना पता चले, लेकिन धीरे 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 जब रोज 1% आपकी हड्डियों से बाहर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, तो क्या होगा? हड्डियों में बचेगा नहीं, हड्डियां हो जाएंगी खोखली। इसी कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, थिनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों का पतला होना, कमजोर होना। और आप जानते हैं कि ऐसी बीमारी का कोई सिम्टम नहीं होता, कोई सिम्टम नहीं है। आप यहाँ पे अगर हम में से किसी को होगा भी, हमें पता भी नहीं होगा कि हमें ये प्रॉब्लम है। ऊपर सबसे अच्छी बात ये कि हम तो टेस्ट ही नहीं कराते, होगा भी तो होगा, हमें पता ही नहीं कि हमने तो कभी टेस्ट कराया नहीं, ना कैल्शियम के, ना बोन डेंसिटी टेस्ट के। अब ये पता कब चलेगा? जिस दिन छोटी सी ठोकर लगेगी और हड्डी टूट जाएगी और आप भाग के जाओगे डॉक्टर के पास। अरे भाई क्या हो गया? मैं तो 2 सीढ़ियों से गिरा था, बस मेरी हड्डी टूट गई। ऐसा कैसे हो गया? आप जरा चेक करो, मुझे बताओ ये क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर आपका बोन डेंसिटी टेस्ट करेगा, कैल्शियम टेस्ट करेगा, सब कुछ टेस्ट करके वो आपका एक्सरे वगैरह देखेगा और देख के भौचक्का रह जाएगा। और जब आप बोलोगे अरे बताओ भाई दिक्कत कहाँ थी, क्यों टूटी हड्डी, डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ तो अब तक खड़ा भी कैसे था, तेरी हड्डियों में तो जान है ही नहीं, तेरी हड्डियों में तो कैल्शियम ही नहीं है, तेरी हड्डी तो अंदर से खत्म हो चुकी है, खोखली हो चुकी है, क्योंकि तो कैल्शियम खाता ही नहीं, उसके बावजूद तो अब तक चल पाया। मैं तो वो सोच रहा हूँ। तो इसीलिए कैल्शियम अपनी डाइट में लेना बहुत जरूरी है, बहुत। मैं ये नहीं कह रही लाइफ टाइम लो, कैल्शियम की बहुत अच्छी बात है कि वो स्टोर हो जाता है, वो बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है हड्डियों में। 3 महीना लो, 6 महीना लो, 1-2 महीने का ब्रेक ले लो, फिर 3-6 महीने लो, फिर 1-2 महीने का ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लेके लो, लेकिन लो, क्योंकि मुझे पता है डाइट में यहाँ पे आप में से कोई नहीं ले रहा, और जो ले रहा होगा वो भी 100, 150, 200 mg, 300 mg मैक्सिमम, और हमें चाहिए 1000 से 1200 mg। तो जो पार्ट हमारा रह गया है, जो mg कैल्शियम हम नहीं ले पा रहे हैं डाइट से, वो हम सप्लीमेंट्स के थ्रू लेंगे। अब बात हो रही है कैल्शियम की, तो विटामिन D3 की तो होगी क्योंकि बिना इसके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। और विटामिन D3 हमें नेचुरली किससे मिलता है? सन से, धूप से, सूरज से। धूप में जाते हैं हम? नहीं, आजकल जा रहे होंगे कांपते हुए ठंड में, मतलब पहले तो कोई नहीं जाता था, अब ठंड से बचने के लिए जाते हैं, विटामिन D के लिए तो अभी के लिए जाते हैं। आप जानते हैं धूप इतनी नेचुरल है, बाहर लोग स्पेशली जाते हैं धूप के लिए बीचेस में, क्योंकि वहां धूप नहीं निकलती, और यहाँ जो इतने भोग के भाव में मिलती है, हम दूर रहते हैं, एकदम दूर रहते हैं, हम जाते ही नहीं है धूप की तरफ। आप जानते हैं धूप बहुत जरूरी, जैसे ही धूप हमारी स्किन पे लगती है, हमारे स्किन के अंदर जो विटामिन D है उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अब क्योंकि मैंने बोला धूप में जाना बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो लंच टाइम पे सारे बाहर मत बैठ जाइएगा, ये वाली धूप बिल्कुल नहीं, ठंडी धीमी धूप, सर्दियों में 12 बजे से पहले, गर्मियों में 10 बजे से पहले वाली धूप। ये वाली जो हल्की ठंडी धीमी धूप होती है, ये हमारी बॉडी में विटामिन D बनाने का अच्छा काम करती है। अब मैंने बोला धूप में जाना चाहिए, सुबह जाना चाहिए, तो क्या किया? ड्रेस पहना, सूट पहना, तैयार हुए यूनिफॉर्म में और वेन्यू के लिए निकल गए। रास्ते में थोड़ा पैदल चला जाता हूँ, धूप लग जाएगी, विटामिन D बन जाएगा। लेकिन आप जानते हैं विटामिन D बनता कब है? जैसे कि मैंने बताया, जब हमारी स्किन से धूप
होती है। सूट में कितनी स्किन दिख रही है? बस इतनी? इतना विटामिन डी काफी है? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं, जब आप, मैं बोल रही हूँ धूप में बैठी, थोड़ा सा टाइम निकाल के सुबह शॉर्ट्स वगैरह पहन के, टी शर्ट पहन के, अभी नहीं, सर्दियां हैं, मैं तबीयत खराब हो जाए फिर बोलो मैम ने बोला था। गर्मियों की मैं बात कर रही हूँ, बहुत लाइट एकदम पतला कॉटन पहन के तब जाके धूप में जाएगा, ताकि मैक्सिमम विटामिन डी बॉडी बना सके। अगर पूरा यूनिफॉर्म में जाने की सोच रहे हो तो बहुत मुश्किल है। बात हो रही है विटामिन डी की। विटामिन डी कैल्शियम के लिए तो चाहिए ही चाहिए। विटामिन डी अगर आम भाषा में बोलूं, हमारी हड्डियों के दरवाजे खुलता है कैल्शियम के अंदर आने के लिए। बहुत आसान सा डेफिनेशन है। आपने जैसे ही विटामिन डी खाया, आपकी हड्डियों तक वो पहुंचा, आपकी हड्डियों के उसने गेट खोले, कैल्शियम आपकी हड्डियों के अंदर जा पाया। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा तो क्या कैल्शियम जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। कितना भी कैल्शियम खा लो, या तो वो खून में घूमता रहेगा, या वो स्टोन्स बना लेगा, या तो फिर वो यूरिन या फिर स्टूल्स के थ्रू बाहर निकल आएगा, बट वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्योंकि वेस्टीज ये बात जानता था कि अगर कैल्शियम सप्लीमेंट बना लिया तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि धूप में कोई जाता ही नहीं। विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी कॉमन हो रखी है, तो हमने क्या किया है, हमारा जो कैप्सूल है, हमारा बॉक्स देखोगे कैल्शियम का, उसमें 250 mg एलिमेंटल कैल्शियम तो है ही, साथ ही साथ 250 इंटरनेशनल यूनिट्स किसके हैं? विटामिन डी के, डी की भी, ताकि जितना आप खाओ उतना आपके हड्डियों के अंदर जा सके, बाहर ना बैठा रहे दरवाजे पे, अंदर जा सके, उसका ख्याल हमने रखा है। अब अगर मैं बात करूं उसकी डोसेज की, 2 कैप्सूल डेली, लेकिन जो लोग 1 गिलास दूध भी नहीं पी रहे हैं वो इस डोसेज को बढ़ा ले, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा चाहिए और वो 1 गिलास दूध भी नहीं पी रहे, वो 3 से 4 टैबलेट तक भी आसानी से जा सकते हैं। अब बात हो रही है कैल्शियम की, तो कैल्शियम को एक न्यूट्रिएंट के साथ कभी नहीं मिलाना। एक न्यूट्रिएंट है जिसके साथ कैल्शियम को कभी भी नहीं मिलाना। कौन सा? आयरन। आयरन आयरन और कैल्शियम में ये नहीं बोलूंगी दुश्मन है, लेकिन एक दूसरे का भला होता हुआ नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते। जैसे आपने वो दोनों एक साथ खाए, ना ही उसको एब्जॉर्ब होने देगा, ना वो उसको एब्जॉर्ब होने देगा। दोनों के दोनों जैसे आपने खाए वैसे के वैसे ही बाहर जाएंगे बाहर। इसलिए बहुत ही अच्छा तरीका है, एक सुबह लो और एक शाम को, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, ताकि दोनों के बीच में 4-5 घंटे का अच्छा गैप मेंटेन हो जाए और दोनों एब्जॉर्ब हो जाए। अगर लग रहा है कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई सुबह शाम क्या, मैं तो भूल गया, मेरे को याद ही नहीं रहता कौन सा मैंने सुबह लिया था, कौन सा शाम को लेना है। एक और बहुत ही अच्छा तरीका, एक दिन कैल्शियम एक दिन आयरन, कैल्शियम आयरन, कैल्शियम आयरन, ये टेक्निक अपनाइए, ताकि मैक्सिमम फायदा भी आपको मिले और अच्छे रिजल्ट भी आपको मिल सके।